गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जनांकिकीय डेमोग्राफी चैप्टर हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं डेमोग्राफी होती क्या चीज़ है। सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसे हम जनगणना के नाम से जानते हैं। इसी के कुछ टर्म्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इन्हीं कुछ एग्ज़ाम को हम टर्मोलॉजी को कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम जनांकिकीय डेमोग्राफी की परिभाषा इसकी क्या होती है। यह 2 अक्षरों से मिलकर बना है, डेमो और ग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है जन, पीपल, जन, लोगों का समूह। उसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, तो किसी विशेष देश, क्षेत्र, राज्य, जिला या स्थान में रहने वाले लोगों के बारे में क्या जानना है, उन लोगों के बारे में हमें क्या जानना है, इसी के बारे में ग्राफ किया जाता है। ग्राफी का मतलब चित्रण करना या वर्णन करना। तो किसी का फिगर बनाना, किस चीज़ का फिगर बनाना है, तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रजनन दर के स्वरूप, घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात, स्त्री पुरुष के विभिन्न आयाम के बारे में विवरण प्राप्त करना, इसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी में हम किसी भी देश के जो वहाँ के लोग होते हैं उन लोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इस डेमोग्राफी में जनसंख्या के आकार, परिवर्तन, मृत्यु दर, जन्म दर, इन सब के बारे में हम एक एक कर हम डिटेल से देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत की आबादी कितनी है। सिंपल सा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि भारत की आबादी 121 करोड़ की आबादी है। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में लगभग में 12 से 15 देश शामिल हैं। साउथ अमेरिका, इसमें भी 10 से 12 देश शामिल हैं, और प्लस में ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों के बराबर की जनसंख्या भारत में निवास करती है। इतना बड़ा देश हमारा है, तो हम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, और कुछ ही सालों में चाइना को भी हम पछाड़ने वाले हैं। एक नज़र ज़रा हम देखते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक हमारे जनसंख्या का क्या घनत्व रहा है या क्या रहा है। सबसे पहला जनसंख्या 1872 में जनगणना किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं किया गया था, इसलिए हमारे पास इसके आंकड़े नहीं मालूम है। दूसरे बार विधिवत रूप से 1881 ईस्वी में पूरे भारत भर में इसकी जनगणना कराई गई थी, इसके भी आंकड़े नहीं मालूम है। 1891 ईस्वी में तो यहाँ से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 साल के बाद उस देश की जनसंख्या का गणना किया जाएगा। तो 1891 के बाद का भी हमें आंकड़े नहीं है, लेकिन 1901 ईस्वी से हमें आंकड़े मिलने शुरू हो गए। तो 1901 ईस्वी में भारत की आबादी 23 करोड़ थी। 1911 में 10 साल के बाद हमारे देश की आबादी 2 करोड़ बढ़कर 25 करोड़ हो गई। इसके बाद उसके 10 साल के बाद हमारे देश की आबादी में कोई ज़्यादा परिवर्तन ही नहीं हुआ, 25 करोड़ की ही आबादी रही 1921 में। तो इसे उस वर्ष का विभाजक वर्ष मान लिया गया, यानी कि इस वर्ष में, इस दशक में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, निगेटिव रही थी। लेकिन उसके बाद 1931 ईस्वी में पूरे भारत की आबादी 27 करोड़ हो गई। पुनः उसके बाद 1941 ईस्वी में भारत की आबादी 31 करोड़ हो गई। 1951 यहाँ के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद यानी कि हम आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी लगभग 36 करोड़ आबादी थी। 61 में 10 साल के बाद 43 करोड़ बढ़ गई। 71 में 54 करोड़ हो गई। आप सभी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 1971 के जनगणना के आधार पे, यानी कि किसी का चुनाव भी होता है, सांसद का, विधायक का, तो वहाँ पर एक चीज़, ये टर्मोलॉजी यूज किया जाता है कि हम जो जनसंख्या की गणना कर रहे हैं वो आज वर्तमान की जनसंख्या की गणना नहीं करते हैं, वो हम 1971 की जनगणना को हम यूज करते हैं। तो उस समय हमारे देश की जनगणना 54 करोड़ थी। आज इससे दोगुना हमारे पास जनसंख्या हो गई है, लेकिन हम अभी हैं कि उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं।
उसके बाद 1981 में 68 करोड़ हो गई, 91 में 84 करोड़ और 2001 में 102 करोड़ हो गई थी भारत की जनसंख्या। और इस दशक में 2011 में 121 करोड़ हो गई है। अब अगली 15वीं जनगणना जो 2021 में होगी, अब इसको अनुमान लगाया जा रहा है कि 121 से बढ़कर ये 135 करोड़ तक हो जाने की संभावना है। वो हम अगली बार देखेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई, नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हुई। तीसरा सवाल ये है कि टोटल जनगणना अब तक कितनी हो चुकी है, तो 14 बार टोटल जनगणना हो चुकी है। चौथा सवाल, आज़ादी के पहले कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो 8 बार हो चुकी है। आज़ादी के बाद अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है, तो 7 बार हो चुकी है। तो ये फैक्ट्स अगर एक बार इसको देख लेंगे, कई सारे सवालों का एक जगह हल है। हम ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। अब हम आते हैं कि ये डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी शब्द में कई सारी परिभाषाएं छुपी हुई है, कई सारी चीज़ों से मिल करके ये डेमोग्राफी बनी है। तो उसी में एक शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, इन सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। और एग्ज़ाम में खास करके इनकी परिभाषा पूछ लिया जाता है, खास करके परिभाषा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी लेना। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं। सबसे पहले शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, ये किसे कहते हैं? किसी भी देश, पूरे विश्व के सभी देशों में ये मापा जाता है। इसमें क्या मापा जाता है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष से कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या होती है। कहने का मतलब ये कि वर्ल्ड में 29 है। इसका मतलब है कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 29 बच्चे की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड का औसत मापा गया है। तो ये तो हम 1000 पे माप रहे हैं, लेकिन कल्पना करिए कि ये 2000 हो जाए, तो 2000 पे 29 का दोगुना कर दीजिए, 58। तो 2000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो वहाँ पे 58 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। ये हमें सोचना है, सिर्फ ये नहीं देखना है। उसी प्रकार इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया में कितना रेशियो है, तो हम देखेंगे इंडिया में 33 है। 33 है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि अगर भारत में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 33 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है 1 साल के अंदर। तो हमारे देश में टोटल 1 साल में बच्चे कितना जन्म लेते होंगे? कल्पना करिए, 1 साल में 10,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो 10,000 में 330 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जो बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इसे हमें कम करना है, तो इसी को हमें देखना है। तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर यह देखा जाता है कि कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इंडिया के लिए आपको याद रखना है, और ख़ास करके आपको ये याद रखना है कि जिस स्टेट PCS का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस स्टेट PCS के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बिहार के लिए BPSC देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। UP PCS देने जा रहे हैं तो UP PCS में जानना चाहिए यूपी के बारे में। MP PCS दे रहे हैं तो MP PCS MP के बारे में जानना होगा कि शिशु मृत्यु दर वहाँ की कितनी है, और जिला वाइज जान लें तो और अच्छा है। तो आप लोग ऐसे ही एक चार्ट बनाइए और यहाँ स्टेट वाइज अपने अपने स्टेट के बारे में लिख लीजिए। तो ऐसे ही तैयारी करने का पैमाना, ऐसे ही तैयारी किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये शिशु मृत्यु दर है। तो हमें शिशु मृत्यु दर को अभी वर्तमान में 33 है, इसे घटाकर 26-20 तक लाना है। ये WHO का ये टास्क है। इसके बाद हम अगला देखते हैं मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, ये मातृ मृत्यु दर। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश में प्रति 1 लाख महिलाओं पर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती होने से लेकर बच्चे के जन्म देने के 42 दिनों के बाद तक कितनी महिलाएं की मृत्यु हो जाती है, कितनी महिलाएं मर जाती है 1 लाख में। वैसी महिलाओं को गिनती किया जाता है। तो 1 लाख मान के चलिए, अगर 1 लाख अगर
महिला ने बच्चों को जन्म दिया और उसमें से 176 की मृत्यु हो गई। तो ये 2011 में 176 बताया गया। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में 1 लाख महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती है तो उसमें से 176 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ये तो हमने सिर्फ 1 लाख पे निकाला है, लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे देश में प्रति वर्ष 10 लाख महिलाएं बच्चे जन्म देती है, तो ये रेट हो जाएगा 1670 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। कब? बच्चे के जन्म देने के समय। तो इसे हमें बहुत कम करना है और हमने बहुत कम कर दिया है। 2011 में 167 पर हमने लाया, 2013 में हमने 130 पे लाया और 2017 में 122 पर हमने लाया है। इसे हमें कर बहुत कम करना है। कम करके हमें 122 से कम करके हमें अभी 100 से नीचे ले जाना है ये मातृ मृत्यु दर को। तभी हमारे यहाँ स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे और हमारे यहाँ महिलाएं अपने पोषण पर बच्चों को अच्छे तरीके से जन्म दे सकती है। इन सब का हमें करना है। इसीलिए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया है, ताकि महिलाओं को अपने बच्चे को जन्म देने में कोई कष्ट ना हो। जननी सुरक्षा योजना, ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं चल रही है जो सरकार इस MMR को कम करने के लिए प्रयासरत है। तो ये है मातृ मृत्यु दर। अब हम ये देखेंगे कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन देश, हमारे देश में प्रजनन दर की क्या स्थिति है, इसका क्या मतलब होता है? कुल प्रजनन दर, इसका मतलब ये होता है प्रति 1000 पर यह देखा जाता है कि एक महिला द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, ये देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। मान के चलिए 4, 5, 6, पहले के महिलाएं 6, 7 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन अब जागरूकता फैलने से अब महिलाओं में ये जागरूकता फैल गई है कि इतने बच्चों का पालन पोषण संभव नहीं है, तो इसलिए वो अब अपने बच्चों को कम जन्म देती है। तो कुल प्रजनन दर उसी को कहते हैं कि 1000 महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनकी प्रजनन क्षमता कितनी है, कितने बच्चे पैदा कर सकती है। एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो पहले जरा हम देखते हैं 1960 में हमारे भारत की क्या स्थिति थी। 1960 में हमारे भारत की स्थिति ये थी कि एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग औसत में 5 बच्चे पैदा करती थी उस समय 1960 में। इसके बाद फिर 1990 में 4 बच्चे पैदा करने लगी, फिर इसके बाद 2000 में 3, 2010 में 2 और फिर 2020 तक 2.4 पर आकर स्थिर है। यानी कि एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करती है। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये 3 ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको अपने स्टेट के बारे में, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से एक चार्ट बनाकर आपको याद करना चाहिए। ये सब डेमोग्राफी के ये विभिन्न आयाम हैं, तो इन्हीं के बारे में 3 चीज़ें हैं। तो आपको डेमोग्राफी के साथ साथ इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना है आपको, तो इन सब से आपको इनकी परिभाषा को रट जाइएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश के विकास के लिए इन तीनों का ही रेशियो निकाला जाता है। अब हम आते हैं अपने 2011 के जनगणना पर, जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में इस सेंसस से पूछा जाता है। तो जनगणना 2011 के बारे में हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट के माध्यम से आप बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह समेट कर आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आप लोग बहुत ही रटाफिकेशन पढ़ते हैं, यहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की दर, ये दर, वो दर, उसको में नहीं उलझना है। सिंपल सा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चीज़ें ही आपको जानना है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ जानना है वो आप देख लेना है आपको।
ये 6 चीज़ों के बारे में ही आपको जानना है। क्या क्या चीज़ें जानना है? सबसे पहले जनसंख्या घनत्व जानना है। तो जनसंख्या घनत्व किसका किसका जानना है? तो एक तो पूरे संपूर्ण भारत के लिए जानना है और दूसरा स्टेट के लिए। आप अपने अपने स्टेट्स के बारे में जानिए और फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या हम घनत्व उसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहती है। 1 किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहती है, यानी कि 1 किलोमीटर, अगर ये 1 किलोमीटर का घेरा है तो इसमें कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ज़रा हम देखते हैं पूरे भारत में 2001 में हमारे देश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 325 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 325 लोग उस समय रह सकते थे। लेकिन 10 सालों के बाद 2011 में इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारे भारत की, तो हो गई 382। जहां पहले 1 किलोमीटर में लोग 325 लोग रह सकते थे, अब जाकर के वहां पे 382 लोग ही रह पाते हैं। यानी कि दिनों दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन जितनी है उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए परिवार नियोजन जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए थे, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन अब जागरूकता बढ़ने से जनसंख्या पर कुछ कंट्रोल हो रहा है। स्टेट वाइज ज़रा देखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। यहाँ पर 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पर 1 किलोमीटर में लोग मात्र 17 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्टेट वाइज आपको पूछा जाएगा। उसी तरह से यूनियन टेरिटरी में हमको देखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, जहाँ 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पर मात्र 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। तो आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व भारत के स्टेट का और यूनियन टेरिटरी, ऐसे ही आप चार्ट बनाकर याद करेंगे, देखिए फिर कितने आराम से कॉन्सेप्ट वाइज याद होंगे, वरना आपको याद कभी नहीं होंगे। अगला देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो हमारे देश में कितना है। 2001 में कितना था इसका सेक्स रेशियो? तो 933 प्रति 1000 पर देखा जाता है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या देखी जाती है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का अनुपात है। तो हमारे देश में 1000 लड़कों पे 933 लड़कियां हैं। इसके बाद 10 सालों के बाद हमने देखा कि 1000 जनसंख्या पर 943 लड़कियां बच रही है। तो ये देखना है हमें कि कितने यहाँ पर गैप है, ये देखना है। ज़रा एक उदाहरण से समझ जाइए। मान लीजिए 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 943। हमें ये देखना है कि कितनी कम है लड़कियां, कितनी कम है? 57 लड़कियां कम है। अगर 1000 लड़के हैं तो 57 लड़कियां कम हो जा रही है। तो ये दिक्कत यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे देश में प्रॉब्लम है कहाँ? यहाँ नहीं है। कल्पना कीजिए कि 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चों पर लड़कियां कितनी कम हो जा रही है? 570 लड़कियां कम हो जा रही है। ज़रा इसका रेशियो और ज़रा बढ़ाते हैं हम। मान लेते हैं 1 लाख की जनसंख्या है, 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, कितनी लड़कियां कम पैदा हो रही है? 5700 लड़कियां कम पैदा हो रही है। तो ये 5000 जो लड़के बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? या तो वो बाबा बनेंगे या तो फिर वो गलत काम करेंगे। ये हमारे देश को दिक्कत हमारे पास यहाँ पर है। केवल यहाँ नहीं है कि हमें दिख रहा है कि 43-57 लड़कियाँ कम है। दिक्कत हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये तो हमने 1 लाख पर निकाला है। ज़रा हम 10 लाख पर ज़रा निकालें तो इसको 10 लाख अगर बच्चे हमारे यहाँ हर साल पैदा होते हैं तो लड़कियाँ कितनी कम हो जा रही है? 57,000 लड़कियाँ कम हो जा रही है। तो ये 57,000 लड़के फिर कहाँ जाएंगे? इस स्थिति से डरना है। इसी स्थिति को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
बहुत पहले भांप लिया था और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया उन्होंने, ताकि ये गैप को पाटा जा सके, इस गैप को भरा जा सके। तो इस गैप को भरना है, तो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है, तो हमें इसको ध्यान देना है। तो ये है लिंगानुपात, तो लिंगानुपात हमें देखना है। उसी तरह से स्टेट वाइज आपको देखना है, तो सबसे ज़्यादा केरला में है। केरला में 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं, वहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से। लेकिन सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है, वहाँ पर 879 लड़कियाँ ही हैं। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा से ही लॉन्च किया गया था। उसी तरह से यूनियन टेरिटरी में देखेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिंगानुपात पुदुचेरी में है, वहाँ 1000 लड़कों पे 37 लड़कियाँ एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। सबसे कम है दमन दीव में, जहाँ मात्र 1000 लड़कों पे 618 लड़कियाँ ही हैं। इस स्थिति को हमें पूरा करना है। अगला हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बच्चों के लिए बच्चे कितना है। तो 2001 में हमने देखा था 927 थी और 2011 में 918। तो ये और कम होते जा रही है, बच्चों में सेक्स रेशियो और कम होती जा रही है, बहुत चिंता की विषय है। राज्यों में हम देखेंगे, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की चाइल्ड सेक्स रेशियो 972 है, वहीं पर सबसे कम है हरियाणा में ही है, और फिर यूनियन टेरिटरी में 978 है, अंडमान निकोबार में ज़्यादा और सबसे कम दिल्ली में 871। तो ये ध्यान देना है। साक्षरता दर को देखना है। साक्षरता दर कहते किसे हैं? तो साक्षरता दर हम उसे कहते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर जो भी बच्चे हैं उन्हें लिखना पढ़ना और बोलना समझना आ जाए, उसे ही हम साक्षर कहते हैं। तो 7 वर्ष से ऊपर को लिया जाता है। यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली बात है, 7 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें निरक्षर समझा जाता है। तो 7 साल से नीचे के बच्चों को निरक्षर और 7 साल से ऊपर के बच्चों को जिन्हें लिखना बोलना और समझना आता हो, उसे ही हम साक्षर कहते हैं। लिटरेसी रेट, तो ज़रा हम ये देखते हैं 2001 में भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी? 64% थी। 10 सालों में हमारी लिटरेसी रेट बढ़ करके हो गई है 73% हो गई है, जिसमें पुरुष की लिटरेसी रेट 80% हो गई है और महिला की फीमेल की 64% है, जो बहुत नीचे है, औसत दर्जे से बहुत नीचे है हमारा लिटरेसी रेट। हमें यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद स्टेट वाइज में देखते हैं, केरला में 94% यहाँ पे लिटरेसी रेट है और सबसे कम साक्षरता दर वो है हमारा प्यारा राज्य बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप में है और सबसे कम साक्षरता दर दादर नागर हवेली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि किसे कहते हैं? 10 सालों में एवरेज देखा जाता है कि 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई। तो 2001 में देखा गया था तो 21.51% वृद्धि हुई और इन 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी वो 17.64 ये परसेंट इसके हिसाब से दशकीय वृद्धि होती है। ये 10 साल की वृद्धि होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दशकीय वृद्धि। इसके बाद राज्यों में हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाया? मेघालय। सबसे ज़्यादा वो 27% अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाया। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जिसका निगेटिव में उसका जनसंख्या गया, वो अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ा ही नहीं पा रहा है। जितना बच्चे जन्म लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो वहाँ के निगेटिव, वहाँ की जन्म दर रही है नागालैंड की सबसे कम जनसंख्या दर रही है, ये दशकीय वृद्धि रही है। यूनियन में रही है, केंद्र शासित प्रदेश में 55%, दादर नगर हवेली में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि रहा है लक्षद्वीप में 6% रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है।
इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन पूरे भारत में कितने % महिला और पुरुष हैं। पूरे भारत की जनसंख्या तो आपको मालूम है 121 बिलियन है, यानी कि 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। उसी में से 51% पुरुष हैं और 48% महिला हैं। इसके बाद हम जरा ये देखते हैं कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और इसके बाद यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की है। और सबसे कम लक्षद्वीप की है। तो दोस्तों हमने आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ को कैसे पढ़ा जाता है। केवल किताबों को देख करके, केवल उसको कॉपी पेस्ट करके वैसे नहीं पढ़ना है। आपको उसको दिमाग में मंथन करना है, सोचना है, समझना है, उसके अनुसार अपने अनुसार उन चीज़ों को ढालना है, उसके अनुसार अपने अनुसार आपको नोट्स बनाना है। ये जब करेंगे तब जा कर के आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से सेटअप हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें क्या है, कहाँ है, कैसे होती है। तो अभी हमने आपको डेमोग्राफी के बारे में ये सारे मेन कॉन्सेप्ट हमने समझाया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसके बारे में बुक खोलें और उस बुक को खोल करके इसके बारे में और डिटेल से पढ़ें। हमने बस आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है, डिटेल से पढ़ना अब आपका काम है। और फिर आप देखिए कि उस पर आधारित कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जब आप करने लगेंगे तब जा कर के आप असली मायने में तैयारी करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग IAS PT 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि ये 31 मई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि आपको ये चैप्टर तैयार है या नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर तैयार नहीं है तो आप तैयार कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।